विनायक दामोदर सावरकर एक कायर थे, देशद्रोही थे, जो हमेशा अंग्रेजों के नौकर बन के रहना चाहते थे। ऐसा कहना है कुछ नेताओं का। ये देखा आपने, और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है। आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूँ, अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूँ। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूँ, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूँ। जेल से हमें डर नहीं लगता। तुम लोग सावरकर की औलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। ड्यू के तो कुछ बच्चों ने तो सावरकर जी की मूर्ति पर चप्पल का हार भी पहना दिया था। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे नेता जो सावरकर जी को अपना भगवान मानते हैं, उनका कहना है कि सावरकर जी होते तो भारत को 35 साल पहले ही ब्रिटिशर्स से आजादी मिल जाती। ये वीर सावरकर के ही संस्कार है जो राष्ट्रवाद को हमने राष्ट्र निर्माण के मूल में रखा। क्या गांधी जी की वजह से आजादी 35 साल देर से मिली? बिल्कुल। इनफैक्ट इंदिरा गांधी जी ने भी एक खत में लिखा था जिसमें उन्होंने सावरकर जी को एक रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया, एक वीर कहा था। तो आखिर सच्चाई क्या है दोस्तों? क्या सावरकर जी वीर थे या गद्दार, शेर थे या फिर डरपोक, विजनरी थे या फिर ब्रिटिशर्स के नौकर? और अगर वो सूरवीर थे तो इनकी वीरता की कथा आखिर किसने छुपाई? क्या उनके साथ इनजस्टिस हुआ? और अगर हाँ तो वो किसने किया? अगर सरकार की आइडियोलॉजी से देश 1912 में ही आजाद हो जाता, 1912 तक हम इनको मार मार के भगा देंगे, तो क्यों हमें 35 साल बाद आजादी मिली? सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सागरा प्राण तड़मड़ला। एक बात तो क्लियर है दोस्तों, आज 70 साल के बाद तक सावरकर जी की कहानी 99% लोगों को नहीं पता, और जिन्हें पता भी है उन्हें अपने फायदे के लिए सावरकर जी की कहानी को तोड़ और मरोड़ कर पेश किया जाता है। और इसलिए आज के इस वीडियो में हम सावरकर जी की पूरी कहानी को डिटेल में समझेंगे। स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर वो पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत को आजाद करने की मुहिम कांग्रेस से 30 साल पहले यानी कि 1899 में ही शुरू कर दी थी। वो मजीनी की आइडियोलॉजी से इंस्पायर थे, जिन्होंने यंग इटली ग्रुप बना के वहां के छोटे छोटे फ्रेंच किंगडम के विद्रोह में आर्म्ड रेबेलियन किया था और इटली को एक करके उसे सही मायने में आजादी दिलाई थी। मात्सिनी ने अखंड इटली बनाया था, हम अखंड भारत बनाएंगे। इसलिए यंग इटली से प्रेरणा लेकर उन्होंने 1904 में नासिक महाराष्ट्र में अभिनव भारत की स्थापना की। इस ग्रुप का सिर्फ एक ही मकसद था, ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक आर्म्ड रेवोल्यूशन करना, यानी भारत से ब्रिटिश सरकार को हथियार के दम पर बाहर निकालना। अब दोस्तों ये कर पाने के लिए 3 चीजें जरूरी थी। एक, देश हर युवा में आर्म्ड रेवोल्यूशन की आइडियोलॉजी यानी हथियार बंद क्रांति की आइडियोलॉजी को फैलाना। दूसरी, ब्रिटिश विरोधी सरकार से यानी फॉरेन आर्मी से मदद लेना। और तीसरा था इंडिया में क्रांतिकारियों को हथियार सप्लाई करना। अपने इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए 1906 में सावरकर जी खुद लंदन गए। लंदन आते ही उन्होंने सबसे पहले फ्री इंडिया सोसाइटी की शुरुआत की, जिसका भी यही मकसद था कि अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना। वैसे दोस्तों उन्होंने लंदन आते ही अंग्रेजों की जमीन से ही बगावत करना शुरू कर दिया था। इनकी ये फ्री इंडिया सोसाइटी हर संडे मीटिंग रखती थी, जिसमें सावरकर जी अलग अलग देशों के रेवोल्यूशनरी जो भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही लड़ रहे थे उनके साथ मिलकर ये प्लान करते थे कि हम सब अपने अपने देशों से ब्रिटिश सरकार को ओवरथ्रो कैसे कर सकते हैं। एंड इस मीटिंग में फादर लेनिन भी आया करते थे। एंड दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन वो खुद सावरकर जी की एक स्टूडेंट हुआ करते थे। बेसिकली सावरकर जी भारत में एक बड़े क्रांतिकारी की बीज बो रहे थे। वो नकली किताबों में पिस्टल और वेपन्स को इंडिया में स्मगल करते थे, बॉम्ब बनाना सीख रहे थे, और भारत में उन्होंने कई सारे बॉम्ब की फैक्ट्री तक खोल दी थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, उन्होंने कई सारे किताबें, आर्टिकल्स लिखी जिसके थ्रू वो अपने स्वतंत्र भारत
कि इस विचार को देश भर में फैला रहे थे और वो ये काम भी कर रहे थे। और दोस्तों साथ ही साथ वो ये भी काम कर रहे थे कि धीरे धीरे उनकी आइडियोलॉजी भारत के हर इंसान तक पहुंचे, जिसके बाद कुछ भारतीयों ने सीक्रेट बॉम्ब बनाने की फैक्ट्री शुरू कर दी और कई भारतीयों ने इससे इंस्पायर होकर लोन वुल्फ अटैक कंडक्ट करना शुरू कर दिया था। इसका मतलब ये होता था कि एक क्रांतिकारी अकेले या कुछ ब्रिटिशर्स के ऊपर हमला करके उनको मार डालता था और ऐसे ही अटैक्स पूरे भारत में काफी बढ़ गए थे। जैसे कि 1908 में हुआ खुदीराम बोस जी का अटैक, जिन्होंने ब्रिटिश जज पर हमला किया था। 1909 में मदन लाल टीगरा ने अपने फॉरेन सेक्रेटरी को मार दिया। 1931 में भगत सिंह और 1940 में उधम सिंह मानो सिर्फ एक इंसान की आइडियोलॉजी से पूरा का पूरा भारत अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने लग गया था। इसके बाद उन्होंने ब्रिटिश सरकार में काम कर रहे हमारे इंडियन सोल्जर को भी जगाना शुरू कर दिया। वो चाहते थे कि सारे इंडियन सिपाही जो ब्रिटिश आर्मी में काम कर रहे हैं वो एकजुट होकर अंग्रेजों पर हमला कर सके। ऐसा करने के लिए उन्होंने कई किताबों की कॉपीज गुरमुखी और पंजाबी भाषा में ट्रांसलेट करके सिपाहियों तक पहुंचाई और स्पेशली सिख सिपाहियों तक पहुंचाई। लेकिन बस भारत ही नहीं, सावरकर जी ने ये आइडियोलॉजी भारत के बाहर भी फैलानी शुरू की और उन्होंने ही फॉरेन देशों से इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए मदद मांगना भी शुरू किया था। उन्होंने अभिनव भारत के ब्रांचेस से धीरे धीरे इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका जैसे देशों में शुरू कर दिया था, जिन ब्रांचेस के मेंबर थे रशिया, आयरलैंड, इजिप्ट और चीन जैसे बड़े बड़े रिवोल्यूशनरी फोर्सेस से मिलकर एक फ्रंट शुरू किया, एंटी ब्रिटिश यूनाइटेड फ्रंट, क्योंकि सावरकर जी जानते थे कि ये बाकी सारे कंट्रीज का भी सपोर्ट भारत को अंग्रेज के खिलाफ लड़ने में मदद करेगा। इनफैक्ट जब 1940 में सावरकर जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिले, तब भी उन्होंने नेताजी को बताया कि इंडिया से बाहर जाओ और ब्रिटिश विरोधी देश से इंडिया के लिए मदद मांगना शुरू करो। और दोस्तों इस दौरान माहौल ऐसा बन गया था कि ब्रिटिशर्स सावरकर जी को द डेंजरस सावरकर कह के बुलाया करते थे। Quite frankly, sir, he's the most dangerous man I've ever met. और ये बात सावरकर जी को भी पता चल गई थी और इसलिए वो लंदन से उस दौरान पेरिस शिफ्ट हो गए। लेकिन क्योंकि ब्रिटिशर्स को उनका पता नहीं मिल पा रहा था, वो उन्हें नहीं पकड़ पा रहे थे, तो इस कारण से उन्होंने अभिनव भारत के क्रांतिकारियों को पकड़कर उन्हें टॉर्चर करना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों आप जानकर हैरान होंगे, अपने साथियों को सजा मिलती हुई देखकर सावरकर जी फिर से लंदन आए और सामने से उन्होंने सरेंडर कर दिया। अब क्या ऐसा कोई भी डरपोक इंसान भागने के बाद अपने साथियों को बचाने के लिए खुद को सरेंडर कर सकता है? इसके बाद दोस्तों 13 मार्च 1910 में वेजिंग वॉर अगेंस्ट द किंग यानी कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह के मामले में उनको जंग की तैयारी करने के जुर्म में सावरकर जी को अरेस्ट करके उनको जेल में कैद कर दिया गया। देखो दोस्तों, असल में ब्रिटिशर्स डर चुके थे क्योंकि सावरकर जी की आइडियोलॉजी से इंडिया में उभर रहे विद्रोह ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। देश में बढ़ रहे लोन वुल्फ अटैक, इंटरनेशनली दूसरे देशों की मिलिट्री के साथ मिलकर तैयारी करना, प्लस दूसरी तरफ से नेताजी की INA की तैयारी और ब्रिटिशर्स मिलिट्री में भी इंडियन सेना का विद्रोह शुरू हो गया था। और इतना ही सब कुछ सिर्फ एक इंसान की आइडियोलॉजी की वजह से ही हुआ था। अगर ब्रिटिशर्स को हमें देश से बाहर निकालना है तो वो शांति से नहीं हो सकता, बल्कि उनके खिलाफ विद्रोह करके एक जंग छेड़ के हो सकता है। दोस्तों ब्रिटिशर्स सावरकर जी से कितना डरते थे ये आप इस बात से समझ सकते हो कि वो उन्हें एड्रेस कैसे करते थे। वो अक्सर सावरकर जी को कॉमन मर्डरर या फिर डी यानी कि डेंजरस नाम से बुलाते थे और इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने सावरकर जी को एक आतंकवादी घोषित कर दिया था, यानी कि वो अंग्रेजों के लिए एक आतंकवादी थे। उन्हें मालूम पड़ चुका था कि उनकी आइडियोलॉजी, उनका मास्टर प्लान भारत को 1912 में ही यानी 35 साल पहले ही आजादी दिला सकता था और इसी वजह से इस आइडियोलॉजी को दबाने के लिए उन्होंने सावरकर जी को कैद कर दिया और उन्हें काला पानी जैसी भयानक सजा सुनाई। सावरकर जी वो पहले इंसान थे जिन्हें अपने जीवन काल में 2 बार काला पानी की सजा सुनाई गई। और आप सब वो कहावत जानते ही होंगे दोस्तों कि एक बार मौत आ जाए और काला पानी की सजा ना आए, क्योंकि वो जेल नर्क से भी कम नहीं था।
सोचो इस नरक में सावरकर जी को किस हद तक सजा दी गई होगी। वो ऐसी जगह थे जहां पर कई दिनों तक पीने का पानी भी नहीं मिलता था। उनसे वहां पर तेल निकलवाया जाता, जिसके लिए उनको बैल की तरह बांध दिया जाता और उनसे पूरा दिन बस गोल गोल चक्कर लगवाया जाता था, वो भी बिना रुके, क्योंकि एक बार रुकने पर उन्हें कोड़ों की मार पड़ती थी। कई दिनों तक उन्हें बैठने नहीं दिया जाता था, सिर्फ खड़ा रखा जाता था। सड़ा गला खाना खिलाया जाता था। वो जिस जेल में कैद थे वहां पर कोई वॉशरूम भी नहीं था और इसलिए उनको वही खाना, वही सोना और वही शौच भी करना पड़ता था। कभी उन्हें 24 घंटे जंजीरों में जकड़ा जाता था तो कभी उन्हें 6-6 महीने तक एकांत कारावास दिया जाता था। अब इतना जुल्म सहने के बाद बड़े से बड़ा आदमी भी सहम जाएगा, छुप जाएगा, पर सावरकर जी वीर थे, सहनशील थे। वो ना गोरों से डरे ना ही काला पानी से। तो अब सवाल ये है कि सावरकर जी ने लेटर क्यों लिखा था जहां पे उन्होंने कहा था मैं ब्रिटिशर्स का गुलाम बन के रहने के लिए तैयार हूं। क्या सच में सावरकर जी डर गए थे? अगर देखा जाए दोस्तों, इस बयान के पीछे कारण है ये लेटर। अब अगर इस लेटर को बिना कोई कॉन्टेक्स्ट के समझे तो ऐसा जरूर लगता है कि सावरकर जी अंग्रेजों के गुलाम थे, लेकिन दोस्तों पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना इंपॉर्टेंट है। इस लेटर के पीछे उनकी 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी थी। पहला था ऑटोमन एम्पायर का खतरा। सावरकर जी वो विजनरी इंसान थे जो भारत में आने वाला एक और बड़े खतरे को पहले से ही पहचान चुके थे। ये बात 1919 से लेकर 1922 के बीच की है, जब पूरे इंडिया में खिलाफत मूवमेंट अपने पीक पे था। अब इस दौरान हमारे इन 3 फ्रीडम फाइटर्स, जिसमें से मौलाना आजाद भी थे, उन्होंने तुर्की के कैलीफ अफगान के आमिर को लेटर लिखा और उन्हें इनवाइट किया कि वो इंडिया आए, यहाँ से ब्रिटिश राज हटाएं और भारत में एक इस्लामिक रूल स्थापित करें। लेकिन सावरकर जी देख चुके थे कि मुगल राज में इंडिया की क्या हालत हुई थी। उन्होंने सोचा कि उस वक्त इंडिया के लिए इस्लामिक रूल से बेटर ब्रिटिश रूल है और ऊपर से उस वक्त ब्रिटिश मिलिट्री में मुस्लिम सोल्जर का परसेंटेज भी काफी ज्यादा था। तो दोस्तों सोचो, अगर इस्लाम इन्वेंशन इंडिया में होता तो काफी हाई चांसेस थे कि मुस्लिम सोल्जर्स उस रूल को सपोर्ट करते, कैलीफ को सपोर्ट करते। और इसलिए सावरकर जी ने अपने खत में ये कहा कि मैं आपके शासन के दायरे में ही रहकर अपना काम करूंगा और अपने हिंदू भाइयों को भी ब्रिटिश मिलिट्री में भर्ती होने के लिए फोर्स करूंगा। और ऐसा उन्होंने करवाया भी। हिंदुओं को उन्होंने आर्मी में भर्ती किया। वो एक और बात भी जानते थे कि देश आजाद होते ही उसका बंटवारा होगा और ये होते ही पाकिस्तान भारत पे हमला कर देगा और तभी यही हिंदू सोल्जर इंडिया को बचाएंगे। और सरप्राइजिंगली ऐसा हुआ भी। पार्टीशन होने के बाद जब पाकिस्तान ने हम पर हमला किया तब उस वॉर में हमारे इन्हीं सोल्जर्स ने हमें जीत दिलवाई। लेकिन सावरकर जी की दूसरी बड़ी स्ट्रेटजी थी अभिनव भारत मूवमेंट। जिस मूवमेंट को उन्होंने 1904 में शुरू किया था, उसे पूरा अंजाम देने के लिए उन्हें जेल से बाहर निकलना जरूरी समझा था, ताकि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ उनकी रुकी हुई मुहिम फिर से शुरू कर सके। और यही 2 रीजंस की वजह से उन्होंने वो लेटर ब्रिटिश को लिखा, क्योंकि शुरू से ही उनका विजन था आजाद भारत, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे, फिर चाहे उन्हें माफी तक क्यों ना मांगनी पड़े। तो दोस्तों सवाल यही आता है कि जब सावरकर जी का आजादी में इतना बड़ा योगदान था तो ये चीजें हमसे छुपाई क्यों गई? हमें एक गलत इतिहास क्यों पढ़ाया गया? अगर वो इतना ही वीर थे, विजनरी थे, तो हमें ऐसा क्यों बताया गया कि वो गद्दार थे, ब्रिटिशर्स के नौकर थे, एक माफी वीर थे? दोस्तों वेल, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है मौलाना आजाद का। जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया कि जब खिलाफत मूवमेंट पीक पे था तब मौलाना आजाद ने ऑटोमन कैलिफेट इंडिया को इन्वेंट करने के लिए इनवाइट किया था, जिनका यही प्लान सावरकर जी ने फेल कर दिया। आप जानते होंगे कि मौलाना आजाद हमारे देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो दोस्तों अब आप ही बताओ, वो सावरकर जी की रियल हिस्ट्री की बुक में आने देते या हमें सिखाते? और यही सबसे बड़ा रीजन है कि हमें कभी भी हमारे इतिहास में वीर सावरकर जी के बारे में हमें नहीं बताया गया। हमें जानबूझकर ये इतिहास पढ़ाया गया कि इंडिया को आजादी सिर्फ और सिर्फ हमें शांति और नॉन वायलेंस और क्विट इंडिया मूवमेंट और सत्याग्रह से मिली है। इनफैक्ट अगर दोनों आइडियोलॉजी की बात करें, मतलब नॉन वायलेंस और वायलेंस, किस आइडियोलॉजी का ज्यादा बड़ा योगदान था हमें आजादी दिलाने के पीछे? इंडिया के फॉर्मर ब्रिटिशर्स प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने इंडिया पे राज किया था, उन्होंने खुद कहा कि भारत को आजादी दिलाने में सावरकर जी, नेताजी
और भगत सिंह जी जैसे आम रेवोल्यूशनरी का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि इन्हीं की वजह से एक तरीके से पूरा भारत ब्रिटिशर्स के खिलाफ विरोध करने लग गया था, ब्रिटिशर्स पर हमला करने लग गया था। और दोस्तों, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि आजादी में गांधी जी और नेहरू जी का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं था, उनका कोई भी हाथ नहीं था। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये सिर्फ एक साइड की स्टोरी ही क्यों बताई जाती है, और इसलिए हमें आवाज उठानी चाहिए, हमें सवाल खड़े करने चाहिए कि वीर सावरकर जी का इतिहास हमें पढ़ाया क्यों नहीं गया। इससे हमें और हमारे आने वाली हर पीढ़ी को इंडिया का रियल हिस्ट्री पता चलता, हमारे क्रांतिकारियों की सोच और उनका विजन पता चलता, हमारे रियल फ्रीडम फाइटर्स का पता चलता। और दोस्तों, मेरी यही कोशिश थी इस वीडियो के द्वारा कि आपको भी वीर सावरकर के बारे में पता चले। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। जय हिंद दोस्तों।